नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और व्यस्त बनाने के लिए प्यारे साथियों हम कर रहे हैं एचटेट सीटेट 2023-24 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, यानी 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एचटेट और सीटेट में वो हम कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, एचटेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं जिसकी एग्जाम डेट है 2-3 दिसंबर 2023 और सीटेट के फॉर्म अभी चल रहे हैं जिसके आवेदन की अंतिम तिथि है 23 नवंबर। क्या है आवेदन की अंतिम तिथि? 23 नवंबर है। अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और प्यारे साथियों, इसकी एग्जाम डेट है 21 जनवरी। क्या है? 21 जनवरी सीटेट की एग्जाम डेट है। तो उससे पहले हम 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं ना सीटेट के और एचटेट के, वो हम करने वाले हैं। तो हमारी ये क्लास है सीडीपी 30 क्वेश्चन की तीसरी क्लास। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली है सीडीपी की, साइंस की प्यारे साथियों हमने 2 क्लास कर ली है और आज की हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब आसान क्या मुश्किल क्या प्यारे साथियों, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सीटेट और एचटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाल विकास के 30 क्वेश्चन आते हैं ना, 30 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखिए भाग ए या पार्ट फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन वही है प्यारे साथियों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इससे कम लेवल की तैयारी कर कर जाओगे ना, तब आपके 90+ नंबर नहीं आते प्यारे साथियों। फिर कहेंगे पेपर आसान ही नहीं आया था। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। कोहलबर्ग हो गया प्यारे साथियों, जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया। इनमें से एक क्वेश्चन नहीं 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। देख लेना, इसी पेपर में आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए वर्णन, अंतःकरण क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ये हमें दे रखा है एक कथन और हमें बताना है ये कौन सी अवस्था है। हमें बताना है ये कौन सी अवस्था है। और हमें पता है कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं दी थी? 3 अवस्थाएं दी थी और तीनों अवस्थाओं को 2-2 चरणों में बांटा था। तो चरण कितने हैं इसके? 6 चरण हो गए और नैतिक की 3 अवस्थाएं हो गई प्यारे साथियों। तो हमें बताना है कि ये जो कथन दे रखा है ना, ये कौन सी अवस्था से संबंधित है। तो ये है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्या है? सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? हमें क्या बताना है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, मूर्त क्रियात्मक क्या है प्यारे साथियों? मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक बताना है। तो ऑप्शन देखिए, सजीवात्मक चिंतन नहीं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सुरक्षित रखने की योग्यता। क्या है? सुरक्षित रखने की योग्यता। यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। तो आपको पता चल रहा है कि सीटेट और एचटेट में सीडीपी के किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आ गया फिर से प्यारे साथियों जीन पियाजे का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम। यहाँ पर देखिए संरचनावादी कौन है, ये है प्यारे साथियों संरचनावादी। और यहाँ पर हमें दे रखा है संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कौशलों का अर्जन नहीं, ऑप्शन नंबर 2 देखिए प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन नहीं, ऑप्शन नंबर 3 निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया नहीं प्यारे साथियों। तो बच गया ऑप्शन नंबर 4 सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ये संरचनावादी जो है ना वो अधिगम का रूप समझते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इस लेवल के है, क्वेश्चन आसान है ये, लेकिन प्यारे साथियों क्वेश्चन बड़ा दे दिया और ऑप्शन इस तरह दे दिए कि आप कंफ्यूज हो उसके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना। क्या किया, पहले समाचार पत्र जो आते हैं उन्होंने समाचार पत्रों से कहानियों को अलग कर लिया। तो प्यारे साथियों क्या करना है, एवं प्रस्तुत करना जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को, देखिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं, देखिए यहाँ पर गैर परंपरागत भूमिकाओं, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य दिया गया है। क्या है, समान कार्य है ना वो बांटा गया है। में चित्रित करते हैं, क्या करते हैं, में चित्रित करते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए गलत है प्यारे साथियों। दोनों को एक समान कार्य दे रहे हैं तो क्या ये पक्षपात बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे प्यारे साथियों। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या जो रूढ़ियां जो प्राचीन समय से मान्यता चलती आ रही है क्या उन्हें ये बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो बच गया ऑप्शन नंबर 4 और क्या है, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। जी हाँ प्यारे साथियों, प्राचीन समय से जो मान्यताएं चली आ रही है उनका सामना करने के लिए ये है चित्रित किया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखिए समाजीकरण में, किसमें, समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मीडिया करता है प्यारे साथियों। वर्तमान में अलग बात हो गई, लेकिन मीडिया जरूर करता है सामाजिक में। और विद्यालय तो करता ही है, परिवार भी करता है, पास के पड़ोस के लोग भी करते हैं, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, 4 हो जाएगी इसके सही। तो देखिए इसमें 2 दे रखे हैं, इसमें भी 2 दे रखे हैं, इसमें 3 दे रखे हैं और इसमें सभी दे रखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये फिर आ गया प्यारे साथियों, आपने 2 पेपर किए हैं, पेपर CDP का पेपर फर्स्ट भी किया था, पेपर सेकंड भी किया था प्यारे साथियों, और सभी में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे गए, यानी 4 क्वेश्चन तो इन सिद्धांतों से आपको पूछे ही जाएंगे। वो चाहे 2018 का पेपर देख लीजिए, 2019 का, 2021 का, 2023 का प्यारे साथियों, सभी में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, इतना तो पता है आपको, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विशेषता देखिए, हमें पता है बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी बुद्धियां हैं, 8 बुद्धि बांटी गई है, और वर्तमान में कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए हमें विशेषता क्या दे रखी है, दूसरों की मनोदशा, यहाँ पर पहले ही पता चल गया दूसरों की बात कर रहा है, दूसरों की मनोदशा समझने की बात करेगा, दूसरों की प्रेरणा, स्वभाव, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता किसमें आती है, तो वो आती है अंतर्व्यक्तित्व। अंतराव्यक्तित्व नहीं होता,
प्रकृतिवादी वही होते हैं जो प्यारे साथियों किसान हो गए, प्रकृतिवादी किसान हो जाएंगे। अंतरा व्यक्ति तो जैसे प्यारे साथियों योगी हो गया, कोई क्या हो गया, योगी, जो अपने मन की समझ लेता है। क्या, जो अपने मन की यानी अंतर से समझ लेता है, अपनी अंतरात्मा को समझ लेता है, वो अंतरा व्यक्ति होता है। जो दूसरे के स्वभाव को समझता है वो क्या होता है, अंतर व्यक्ति को होता है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इतने ही लंबे आएंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन छोटा आएगा तो ऑप्शन बड़े कर देंगे, और ऑप्शन छोटे आएंगे तो क्वेश्चन बड़े कर देंगे। क्योंकि प्यारे साथियों ये आपको देखना चाहते हैं आप कितने समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, गलत हो गए ये तो प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ये भी प्यारे साथियों गलत है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। जी हाँ प्यारे साथियों, यही मूल्यांकन का अर्थ होता है बच्चों में। तो समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रकृति के बारे में पता लगाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट रुकिए प्यारे साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन दोबारा से देखिए क्या दे रखा है हमें। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन से कारण होने चाहिए, ये हमें 4 दे रखे हैं और इन चारों में हमें चुनना है। ये तो गलत हो ही गया प्यारे साथियों। देखिए कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, क्योंकि अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए भी प्यारे साथियों मूल्यांकन किया जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर और क्या है, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो जी हाँ, अगर आप उसका मूल्यांकन करोगे तो उसकी क्षमताओं का पता चलेगा, उनकी संभावनाओं का पता चलेगा, और क्या चुनौतीपूर्ण पक्ष है उनका वे भी आपको पता चलेगा। तो ये तीनों हो जाएंगे इसके सही, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और ये हमें देखना है कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में तो आ गया 1, ये तो हो गया गलत। इसमें भी 1 आ गया तो ये हो गया गलत। 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में सही है, ये हमें बताना है, या प्रमुख है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम ये तो नहीं है प्रमुख अवधारणा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, जी हाँ यही प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्या है क्वेश्चन नंबर 9, विकास में व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विकास में व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए प्यारे साथियों क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में शुरुआत देती है, गलत। हमें बताना है महत्वपूर्ण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय कारक दोनों होते हैं ना, तो वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी परस्परिक क्रिया पर विचार करना दोनों होते हैं प्यारे साथियों महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये तो विकास का सिद्धांत है।
आपका विकास किसी प्रकार हुआ है, मेरा किस प्रकार हुआ है, आपके पापा का किस प्रकार हुआ है, सभी का अलग अलग विकास होता है। आपकी कौन सी उम्र में अधिक विकास हुआ है या बाल्यावस्था में हुआ है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। सही है, क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। सही बात है प्यारे साथियों। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। गलत है। आप जन्म से नहीं बता सकते कि इसका विकास किस लेवल तक होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 11, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक, यहाँ पर देखिए, शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक, गलत हो गया प्यारे साथियों। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवदान की आवश्यकता, गलत। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। जी हाँ प्यारे साथियों, यहाँ पर फिर भेदभाव हो रहा है शिक्षक के द्वारा लड़के और लड़कियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक समस्या को, क्या है? एक समस्या, कौन सी समस्या देखते हैं। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? देखिए, एक कोई समस्या है आपके सामने या किसी विद्यार्थी के सामने, वो सबसे पहले उसकी मूल और अपसारी संसाधनों के साथ उसको हल करता है। तो ऐसे बालक क्या होते हैं? सर्जनात्मक बच्चे। किस प्रकार के होते हैं? सर्जनात्मक बच्चे होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? तो देखिए, किस प्रकार के? स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, सही है इतना तो, तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्यारे साथियों, और आप सभी को पता है प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र, यानी हमारी उम्र के जो साथी हैं के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? किस प्रकार? देखिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ प्यारे साथियों, ये तो सही है। सक्रिय रूप से हतोत्साहित, गलत हो गया। कभी कभी प्रयोग, गलत हो गया। प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 15? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर 1, एक रूप निर्देश, गलत। मानकीकृत परीक्षण, गलत प्यारे साथियों। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, गलत। और विशिष्ट शिक्षा योजना, सही है। सबसे महत्वपूर्ण हमें पूछा था, क्या पूछा था? सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो इन चारों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर 4, विशिष्ट शिक्षा योजना, यानी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार दिया है प्यारे साथियों? देखिए, हमें करना है मिलान, कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सर्वे क्षतिग्रस्त अधिगम, दृश्य से संबंधित होगा ही नहीं, गलत हो गया। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता क्या होता है? धारा प्रवाह से पढ़ने लिखने में कमी है। जी हाँ, यही इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और इसी प्रकार हम कर लेंगे एचटेट और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में
परिणित नहीं होता है। क्या? सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये तो है अधिगम के सार्थक सरलीकरण का रूप। दोहराने एवं स्मरण करने में बढ़ावा देना गलत है प्यारे साथियों, ये गलत है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन ऑप्शन देखिए स्क्रीन को कितना छोटा करना पड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, मैं सीधा बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं की बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को रेगिस्तान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय रेगिस्तान के। तो देखिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इतना तो हमारा सही हो गया, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20। और क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो देखिए, उदाहरण बताना है हमें। प्रभावी अधिगम लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना सही है। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना सही है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना सही है। हम उम्र साथी को समझना, ये भी सही है। सव्य से प्रश्न करना, ये भी सही है। पांचों सही है प्यारे साथियों। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा को एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक तो अंतः प्रेरणा होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। अंतः प्रेरणा जो खुद का, जैसे देखिए यहाँ पर मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक होता है, क्योंकि उसे आनंद आता है, यानी खुद के लिए है, खुद के लिए कर रही है ना, तो ये हो गई प्यारे साथियों अंतः अभिप्रेरणा। ये तो बाह्य प्रेरणा नहीं है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। जब वह गृह कार्य करती है तो क्या करती है? बहुत अधिक सीखती है। ये भी खुद से हो गया प्यारे साथियों। तो ये भी अंतः प्रेरणा हो गई। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। ये भी प्यारे साथियों अंतः अभिप्रेरणा हो गई। बच गया ऑप्शन नंबर 4। देखिए किस प्रकार बाह्य अभिप्रेरणा है? मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। बाह्य क्या हो गया इसमें? अंक देना। ये उसके लिए क्या है प्यारे साथियों? दूसरा कोई व्यक्ति अंक दे रहा है इसको, तो ये हो गया बाह्य अभिप्रेरणा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उदाहरण देने चाहिए प्यारे साथियों? केवल गैर उदाहरण देने चाहिए? ये प्यारे साथियों केवल नहीं, दोनों उदाहरण देने चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी प्यारे साथियों? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अन्वेषण एवं परिचर्चा। यही प्यारे साथियों बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है, अन्वेषण एवं परिचर्चा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, और क्या है क्वेश्चन नंबर 24? बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही बैठ गया प्यारे साथियों। इसमें तो बच्चों की गलतियां, अगर बच्चे गलती करेंगे ना तभी सीखेंगे,
बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे, यानी अधिगम होगा उनमें। तो बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत अवधारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो देखा जाता है, इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और क्या है? अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? तो किस प्रकार होती है प्यारे साथियों एक शिक्षक की भूमिका? तो वो होती है सहयोगात्मक होनी चाहिए तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करने वाली होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध का सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम के बीच सही संबंध कौन सा अधिसूचित करता है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए प्यारे साथियों पियाजी का दूसरा क्वेश्चन आ गया इसी पेपर में। पहले किसका आया? कोहलबर्ग का, फिर आया पियाजी और प्यारे साथियों वाइगोत्स्की का, फिर आया हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से, फिर आ गया पियाजी से, यानी 5वां क्वेश्चन आ गया। और 10 क्वेश्चन आते हैं बाल विकास से, 10 नहीं 15 क्वेश्चन आते हैं बाल विकास से, उससे 5 क्वेश्चन तो इन सिद्धांतों से आ गए प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पियाजी के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो स्कीमा। क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो वो करती है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और लेव वाइगोत्स्की। फिर छठा क्वेश्चन प्यारे साथियों, छठा क्वेश्चन आ चुका है इस पेपर में से। 30 में से 6 क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, पियाजी, कोहलबर्ग, इनमें से पूछे गए हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की अगर आप क्लास पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाली कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन हमें मिल जाए तो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।